चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एंड हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप लोगों के जो सिक्स्थ सेमेस्टर के अंदर जो सिलेबस है, राइट, जिन्होंने फाइनेंस ले रखा है, मतलब जिन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो स्पेशलाइजेशन चूज़ किया है, उन लोगों के पास फर्स्ट पेपर है किस चीज़ को लेकर, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस फाइनेंस, राइट। जैसा कि सब्जेक्ट अपने आप में क्लियर कर रहा है कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बेसिक चीज़ें सीखनी है, नॉट वेरी एडवांस, राइट। आप लोगों को बेसिक चीज़ें सीखनी है किससे रिलेटेड, बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आपको धंधा व्यापार अगर करना है या किसी बिजनेस के लिए आपको फंडिंग करनी है तो आपको उसको बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। सर वो बेसिक फंडामेंटल्स क्या है और क्या हमें पता होना चाहिए? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पैसों की कीमत हमेशा एक जैसी नहीं होती। लेकिन सर हमने तो सुना है पैसों की वैल्यू कभी बदलती नहीं है। आज से 10 साल पहले जो 100 रुपए की नोट थी आज भी 100 रुपए की ही नोट है। माना कि वो डिनोमिनेशन में नहीं बदली है लेकिन उसकी परचेसिंग पावर तो बदल गई। आज से 10 साल पहले जब हम 100 रुपये लेकर पेट्रोल पंप में जाते थे ना, तब हमको 2 लीटर पेट्रोल मिल जाता था, करेक्ट। लेकिन जब आज हम वही 100 रुपये का नोट लेकर जब पेट्रोल पंप में जा रहे हैं ना, तो आज हम लोगों को 2 लीटर नहीं 1 लीटर भी नसीब से नहीं मिल पाता है ना। तो क्योंकि भाव बढ़ गए हैं, मतलब पैसों की वैल्यू बदल गई है। तो पैसों की वैल्यू हमेशा क्या नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, ठीक है। भाव है, बदलते रहेंगे, करेक्ट। चलो, तो आप लोगों को सबसे पहले जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर वो क्या सीखना है, तो वो आप लोगों ने सीखना है किससे रिलेटेड, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड, राइट। किससे रिलेटेड, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मतलब बेसिक कैलकुलेशन। अब इस बेसिक कैलकुलेशन के अंदर आप क्या सीखने वाले हो जरा अच्छे से ध्यान देना, राइट। तो सबसे पहले आप सीखने वाले हो उसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइम होता है, एक तो प्रेजेंट वैल्यू या तो फ्यूचर वैल्यू। पास्ट में जाकर तो कोई कैलकुलेशन करेगा नहीं। या तो मुझे किसी चीज की आज वैल्यू कितनी है वो पता करना है या भविष्य में वैल्यू कितनी हो सकती है वो पता करना है। तो आप क्या सीखने वाले हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या है किसी चीज की और फ्यूचर में क्या उसकी वैल्यू रहेंगी। इस बात को आपने इस टॉपिक के अंदर सीखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने इसके अंदर सीखना है कंपाउंड एंड डिस्काउंटिंग सिंगल कैश फ्लो। अब कंपाउंड का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में चक्रवृद्धि भी कहा जाता है। कंपाउंड मतलब होता है कोई वैल्यू जिसके ऊपर फर्दर इंटरेस्ट फर्दर इंटरेस्ट फर्दर इंटरेस्ट लगकर जो बढ़ते जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग करना। कंपाउंडिंग करना इट मीन्स वैल्यू को बढ़ाना, और डिस्काउंटिंग करना मतलब वैल्यू को कम करना। तो हम लोगों को वैल्यू को कब कितने से बढ़ाना है, कब कितने से कम करना है, ये कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर सीखना है। जहां पर हम लोग सिंगल कैश फ्लो मतलब कोई सिंगल अमाउंट होंगी जिसको बढ़ाना और जिसको कम करना हमने सीखना है। उसके अलावा सीरीज ऑफ कैश फ्लो ऑफ एन्युटी। सीरीज मतलब एक पूरी की पूरी आपके पास सिंगल अमाउंट नहीं होंगी, 10,000 20,000 30,000 डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स होंगे। अब उनका आपको फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना सीखना है। और उसके अलावा सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि आपको इस यूनिट के अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किससे रिलेटेड आने वाले हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड। कि किसी चीज की फ्यूचर वैल्यू कितनी है, किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, किसी चीज की एन्युटी वैल्यू कितनी है, ये सारी चीज आपने इसके अंदर निकालना सीखना है। तो वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, राइट। लेकिन उसके लिए आपके बेसिक्स का क्लियर होना जरूरी है। मैं आने वाले 3 से 4 सेशन बिल्कुल सिलेबस बेस्ड बात नहीं करूंगा, हालांकि पूरी बात सिलेबस से ही रिलेटेड होंगी, लेकिन एग्जैक्टली मैं सिलेबस पे जाने के लिए कम से कम 3 से 4 सेशन लूंगा। यानी 3 से 4 सेशन में आप लोगों के पहले जो मैथ्स, जो कि बहुत लोगों को ये शब्द ही बहुत भारी लगता है मैथ्स या मैथमेटिक्स, तो पहले इसके बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आप लोगों के साथ हम लोग पहले क्लियर करेंगे एंड देन उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, करेक्ट। और ये जो टॉपिक्स है ना, ये काफ़ी हद तक के कुछ लोगों को जो आप लोगों की सीईटी के एग्जाम्स या जो आप कॉम्पिटिटिव में जो आप मैथ्स का जो पोर्शन है, एप्टीट्यूड का जो पोर्शन सॉल्व करते हो, तो वहाँ पर भी काफ़ी हद तक की ये चीज़ें क्या होती है, काम आती है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, वह है कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड, करेक्ट। किससे रिलेटेड है, कैपिटल बजटिंग। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा, पूंजी, राइट। एंड बजट मतलब किसी चीज को फोरकास्ट करना है, किसी चीज का हिसाब किताब मेंटेन करना, उसको हम क्या बोलते हैं, बजट। तो यानी मैं अपने पैसों को फोरकास्ट कर रहा हूं, मैं अपने पैसों का हिसाब किताब रख रहा हूं। अब ये हिसाब किताब रखने के लिए मेरे पास अलग अलग टेक्निक्स है, मेरे पास अलग अलग तरीके हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जो आप लोगों ने सीखना है,
तो पहला तरीका आपने सीखना है पे बैक पीरियड के बारे में। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, पे मतलब होता है किसी को देना, बैक मतलब होता है वापस, और पीरियड मतलब समय। यानी अगर मैंने किसी को कोई पैसे दिया है तो वो मुझे कितने समय में वापस मिल जाएंगे, इस बात का कैलकुलेशन करना। क्या बताता है ये? पे बैक पीरियड के बारे में। उसके अलावा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने अगर इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है, इसे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है, ARR शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं? ARR, कि हमारा एवरेज या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या है। जो मैं पैसे लगा रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, उस पर मुझे रिटर्न कितना मिलता है ये तो पता चले। पता चला आपने पैसा लगाया, प्रॉफिट भी मिल रहा है, बड़े खुश भी हो कि प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि जो रिटर्न मिल रहा है ना वो बैंक के एफडी से भी कम है, फिर तो आप महामूर्ख हो। रिस्क लेकर भी अगर आप बैंक के एफडी से भी अगर कम रिटर्न कमा रहे हो तो फिर तो आप एकदम मतलब चोमू हो, है ना। आपको नॉलेज ही नहीं है फाइनेंस की, बेटर एफडीज बना लो फिर। अगर आप वो ARR आप कैलकुलेट जो कर रहे हो वो अगर एफडी से भी कम लो रेट ऑफ आपको रिटर्न मिल रहा है, मान लो आपने कहीं पर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपको साल भरे का, एक एग्जांपल दे रहा हूं, साल भरे का वहां से आपको 50,000 रुपए रिटर्न मिल रहा है। कितना? 50,000। तो मैं सिंपल, अभी मैं कंपाउंडिंग की बात नहीं करता, सिंपल ये कितना परसेंट होगा? 5%। 10 लाख का 5% कितना होता है? और आप बड़े खुश हो कि मेरे को 50,000 रिटर्न मिल रहा है सालाना। अरे चोमू, एफडी बना देता 80,000 मिल जाते हैं, उसमें रिस्क भी नहीं होती, उसमें क्या भी नहीं होती, रिस्क भी नहीं होती, तो तेरा तो फाइनेंस हिला हुआ है पूरा। और उसमें भी महंगाई दर बढ़ रही है 9% से, वो अलग। तेरे को समझ ही नहीं फाइनेंस की, कुछ चिंता ना करो, समझ को डेवलप करेंगे, राइट, और चोमू से हीरो बनेंगे, करेक्ट। उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू, किसी चीज के आज प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है। कोई आपको बोलता है ना, जैसे कि LIC कंपनी या कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी जो इन्वेस्ट जो करवाते हैं, राइट, कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, जैसे आपको बोल रहा है कि देखो आपको इतने साल बाद ना इतने इतने पैसे मिल जाएंगे, आज इतना दे दो हमको। होता है ना LIC के लिए जो एजेंट्स आते बोलते हैं आज ना आप 2-2 हज़ार रुपए का महीने का प्रीमियम डालो, यानी साल का 24,000, 20 साल तक डालना, 20 साल के बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। उसके आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर देखो और कंपेयर करो, क्या सच में उतने पैसे पे करना आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। नहीं तो पता चला फिर से आपको चूना लगा गए, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, इसलिए क्या हो गया? चूना लग गया। तो ये भी सीखेंगे, ये चूना कोई लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, राइट। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में सीखेंगे कि हमारी आज प्रेजेंट में किसी चीज की वैल्यू कितनी है, जो भविष्य में पैसा मिलने वाला है अगर वो आज मिल जाए तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, ये सीखेंगे हम लोग। IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हम अगली चीज क्या सीखने वाले हैं? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये IRR क्या है सर? तो IRR का बेसिक मतलब है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, हमारी उम्मीद कि मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं किसी चीज को कमाने के लिए उसके पीछे आपको खर्च भी तो करना पड़ रहा है। तो IRR मतलब ऐसा रेट या ऐसा रिटर्न जो आपने एटलीस्ट कमाना चाहिए, यानी मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है ये कि इतना तो आपने कमाना ही चाहिए। अगर इससे कम कमा रहे हो या इससे कम रिटर्न आपको मिल रहा है, मतलब आप घाटे का सौदा कर रहे हो। मतलब ये आपको एक प्रकार से ऐसा, मतलब टेक्निकल ऐसा वर्ड नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ। एक प्रकार से BEP रेट है ये। BEP रेट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाला रेट है। एटलीस्ट इतना कमाना चाहिए, उसके ऊपर कमाओगे तो फिर बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो आपने कमाना ही चाहिए, करेक्ट। तो ये हमने कहाँ सीखना है? कैपिटल बजटिंग। वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक अगर पूरे सिलेबस में कोई है तो यही वाला यूनिट है, जो थोड़ा सा आपका समय ज्यादा लेगा, राइट, क्योंकि इसके अंदर पे बैक भी है, इसके अंदर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी है, इसके अंदर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू भी है, इसके अंदर IRR भी है। इसमें एक चीज मिसिंग है जो यहाँ नहीं, लेकिन ये सेम टॉपिक आप जब भविष्य में MBA करोगे तो आपको एक और टॉपिक इसमें पढ़ने को मिलता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, PI। मैं वो भी सिखाऊंगा जब ये NPV वगैरह सिखाऊंगा ना, तो इसी के साथ में आप लोगों को क्या भी एक एडिशनल चीज सिखाने वाला हूँ, PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करेंगे। अगला मॉड्यूल है आप लोगों का डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड, राइट। मुझे रिसेंटली किसी बच्चे ने सवाल पूछा, सर क्या सवाल पूछा? बच्चे ने सवाल पूछा था, सर एक कंपनी है वो ना 500% का डिविडेंड दे रही है। अच्छा ठीक है सर, उसका भाव ना अभी 100 रुपये चल रहा है, तो क्या 100 रुपये का हमको 500% डिविडेंड मिलेगा क्या? यानी 500 रुपये डिविडेंड मिलेगा क्या? कंपनी पगली हो गई है क्या? आप 100 का शेयर खरीदोगे और आपको 500 रुपये डिविडेंड देंगे क्या? ना।
तो डिविडेंड काय पर दिया जाता है? फेस वैल्यू पर। काय पर दिया जाता है? फेस वैल्यू। हो सकता है उस कंपनी के एक शेयर की जो फेस वैल्यू वो 1 रुपए हो। अगर उस कंपनी की 1 रुपए अगर फेस वैल्यू है तो 1 रुपए का 5% 500% कितना होगा? 5 रुपए। तो 5 रुपए डिविडेंड मिलेगा। खुश ना हो जाओ 500% देखकर। अच्छा, अगर फेस वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज होता तो 10 रुपीज का 500% कितना होता? 50 रुपए। तो 50 रुपए डिविडेंड मिलता। तो वो फेस वैल्यू पर मिलता है। बट चलो, ये तो बहरहाल फेस वैल्यू पर डिविडेंड मिलता है, एक अलग मुद्दा है, एक अलग चर्चा है। हमको यहाँ क्या चर्चा करनी है? हमने यहाँ चर्चा करनी है डिविडेंड डिसीजन को लेकर। अगर आप किसी कंपनी के फंड मैनेजर हो, एक फाइनेंस मैनेजर हो, और आपकी कंपनी अगर कोई प्रॉफिट कमा रही है, अर्निंग कर रही है, तो एक मैनेजर, एक फंड मैनेजर को डिसाइड करना है क्या वो अर्निंग बांट देना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को, या वो प्रॉफिट को रिटेन रख के वापस बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर देना चाहिए और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना चाहिए। देखेंगे इसके अंदर हम लोग गॉर्डन साहब, वॉल्टर साहब, अलग अलग ऑथर्स आए थे, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दिया था इसको लेकर। थ्योरी मतलब न्यूमेरिकल वाली नहीं, कैलकुलेशन वाले थ्योरम्स दिया था इन्होंने। तो हमको वो उनके थ्योरम्स के बेसिस पर डिसीजन लेना है क्या डिविडेंड देना वाइबल है या नहीं है। तो हम लोगों ने डिविडेंड डिसीजन एंड मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग, जो पैसा कमा रहे हैं ना उसको मैनेज करना सीखना है हमने, कि हमारा कमाया हुआ पैसा कितना बांटना चाहिए, कितना नहीं बांटना चाहिए, कितना बिजनेस में रिटेन करना चाहिए, कितना री इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारा डिसीजन लेना हम यहाँ पर सीखेंगे। जिसके मेनली 2 मेथड हमको है, एक रेलेवेंस अप्रोच होगा, दूसरा इररेलेवेंस अप्रोच होगा, और इन दोनों के अंदर फिर अलग अलग ऑथर्स आ जाते हैं, तो हम वो ऑथर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे MM मॉडल आ जाता है आपका, मोदी गिलानी एंड मिल्लर मॉडल, गॉर्डन मॉडल आ जाएगा आपके पास, वॉल्टर मॉडल आ जाएगा। तो फिर अलग अलग मॉडल्स है इसके अंदर, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कंसेप्ट को समझाने की कोशिश किया था। तो फिर हम लोग अगला अपना डिविडेंड डिसीजन एंड मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग के बाद लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर। राइट, और ये जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर है ये एक थ्योरिटिकल बेस्ड टॉपिक है आपका। इस यूनिट से आपको मोस्टली क्या आने के चांसेस रहेंगे? थ्योरी क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। देखो नीचे में नोट में लिखा भी है, क्या लिखा है? सिंपल न्यूमेरिकल विल बी बेस्ड ऑन यूनिट नंबर 1 and 2 and 3। चौथे से क्या आने वाला है? थ्योरी। और थ्योरी भी ना इतनी लाजवाब थ्योरी है कि जब हम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, सर पहले तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर क्या होता है? पुनः निर्माण होना किसी कंपनी का। जब होता है ना कोई कंपनी किसी को टेक ओवर कर लेती है, कोई कंपनी किसी से मर्ज हो जाती है, एमलगमेट हो जाती है, अलग हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है कंपनी, राइट? तो उन सब सिचुएशन में हमने कैसे डिसीजंस लेना है और उस सबके मतलब क्या होते हैं। कंपनी स्प्लिट हो रही है उसका मतलब क्या है, स्पिन ऑफ हो रही है उसका मतलब क्या है, राइट? किसी को टेक ओवर कर रही है, किसी को एक्वायर्ड कर रही है, उसका मतलब क्या है। तो ये हम लोगों को कंपनी के रीस्ट्रक्चर कितने तरीके से हो सकते हैं उन सब के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से आपको कंफर्म है एक क्या आने वाला है? थ्योरी क्वेश्चन आने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये यूनिट आपका रहने वाला है, मजेदार ये यूनिट रहने वाला है। नॉट ओनली सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर है, आपको इसके अंदर जो रिसेंट में आप लोग भी प्रैक्टिस करना इन चीज़ों की, खुद से भी सर्चिंग करना। रिसेंट में लास्ट मतलब 1 साल के अंदर कितनी कंपनी का रीस्ट्रक्चर हुआ है, तो आप लोगों को केस स्टडी सॉल्व करनी है, मतलब आपके नॉलेज के लिए। जैसे कुछ समय पहले आपने सुना होगा रिलायंस से रिलायंस जियो अलग हो गया, राइट? क्या हुआ? उसको बोलते हैं डीमर्जर हो जाना कंपनी का। कुछ साल पहले मदरसन सुम्मी अलग हुई थी, मदरसन सुम्मी और मदरसन वायर्ड कंपनी क्या हो गई? अलग, डीमर्जर हो गई। अच्छा, आपने सुना होगा VI वोडाफोन आइडिया मर्जर हो गया उनका, राइट? अच्छा, रिलायंस बहुत सारी कंपनी को टेक ओवर करता है। जैसे पहले एक बहुत बड़ा मॉल हुआ करता था बिग बाजार, आज बिग बाजार का आपको कहीं अस्तित्व नहीं दिखेगा, राइट? क्या हो गया? टेक ओवर कर लिया गया उसको, किसके द्वारा? रिलायंस मार्ट के द्वारा। आर मार्ट का नाम सुना है ना आपने? रिलायंस मार्ट, आर मार्ट ने। तो आपको देखना आज बड़े सिटियों में आपको उसके कहीं पर भी लेआउट्स नहीं दिखेंगे, क्यों? टेक ओवर जो हो गया, करेक्ट? तो वो सारी चीजें आपको इसके अंदर सीखनी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये थ्योरी रहने वाला है। इफ अगर आपको कॉर्पोरेट के अंदर इंटरेस्ट है और आपको कॉर्पोरेट क्या होता है, उसके रीस्ट्रक्चर्स क्या होता है, अगर वो समझना है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल ऑफ बिजनेस फाइनेंस, राइट? तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर जो सेशन है इसके अंदर इसके सिलेबस को लेकर क्या किया है? डिस्कस किया है। पेपर पैटर्न जैसा एज यूजुअल अभी तक के आपके साथ आया है वैसा ही पेपर पैटर्न है। मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ या नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ पेपर 2 के ऊपर भी डिस्कस करूंगा, एडवांस
फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्योरली थ्योरी है। बाकी इसका एक एक जो डिटेल डिस्कशंस है वो हम कब कवर करने वाले हैं, हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस सेशन को हम यहीं पर क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। सर इसके पहला वाला जो बताया था उसमें एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल। चलिए, तो हम लोग इस सेशन को यहीं पर क्या कर रहे हैं, एंड। और नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। और नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है।